अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक। स्क्रीन के उस पर बैठी सारी पब्लिक को आपके गुड मॉर्निंग और मुझे कहते हैं सोहा अफजल। मेरे साथ मौजूद है रिस्पेक्टेड अब्दुल रऊफ साहब और हमारा साथी हरमीत हमारे साथ मौजूद है कल की गैर मौजूदगी के बाद। दोनों छुट्टी कर लेते हैं, कभी आप कर लेते हैं कभी हरमीत कर लेता है छुट्टी। अब किसी दिन मैंने छुट्टी करनी है। हरमीत को तो बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए छुट्टी करने की वैसे है ना? नहीं करनी। क्यों हरमीत? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग रोज़ साहब। वो जाहिर बात है कि मैं पूरी रात कहीं रिकॉर्डिंग में बिजी था और वहाँ से जान छूटी तो रात को 4 बजे तक फिर नींद ना आए क्योंकि मुश्किल था काम। सुबह उठना फिर ज़्यादा मुश्किल था तो मैंने कहा भैया आज छुट्टी कर लेते हैं। मैंने कहा रोज़ साहब बहुत ज़्यादा छुट्टी करते तो आज हम भी छुट्टी कर लेते हैं। पब्लिक से सीधा मूवी फिर शूटिंग फिर ड्रामे और डिमांड बढ़ गई है सर हरमीत साहब डिमांड बढ़ गई है। लेकिन चलिए आप दोनों बारी बारी छुट्टी करते किसी दिन मैं छुट्टी करूंगी, दोनों यहाँ बैठ के आपस में ही शो कर लीजिएगा। अच्छा जी, तो कल वफाकी बजट जो है वो पास हो गया और बेशुमार टैक्सेस के साथ, फाइनली बेशुमार टैक्सेस के साथ पेट्रोलियम लेवी, मुख्तलिफ जो इम्पोर्ट होने वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर टैक्सेस, एक बड़ा मुश्किल सा बजट है जिसके असरात आइंदा आने वाले दिनों में शदीद महंगाई की सूरत में सामने आएंगे। तनख्वाहदार तबके के बारे में पहले ये कहा जाता था कि उनको रिलीफ मिलेगा और ये था कि 50,000 तक के लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि 1 लाख तक के लोगों के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अब 50,000 तक की तनख्वाह जिनकी है उनके ऊपर भी टैक्स लग गया है और 2.5% के हिसाब से टैक्स है। उसके बाद मुख्तलिफ स्लैब्स हैं जिनके हवाले से यह है तनख्वाहदार तबका बेचारा पहले ही पिसा हुआ था, वो और ज़्यादा पिसेगा। इसी तरह से मतलब आप ये देखो कि पेट्रोलियम लेवी जिसके बारे में कहा जाता है 5 रुपये हर महीने उसके ऊपर लेवी लगेगी और वो 50 रुपए तक जाएगी, जिससे पेट्रोलियम मसनूआत और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। और सर याद है आपने ये डिजिट भी बताए थे कि अगर मैं रेशो निकालूं, कल बैठकर मैं सोच रहा था कि एक आम तनख्वाहदार जो शख्स है उसकी कम से कम आमदनी उतनी ही है और उसका जो एक्सपेंस है उसमें इजाफा 30% ज़्यादा हुआ है। सब लोग ये कह रहे हैं कि हर चीज़ महंगी हो रही है, लेकिन जो चीज़ आगे नहीं जा रही, जो आगे नहीं बढ़ रही, वो आपकी तनख्वाह है। इसी में अब सब मैनेज करने हैं। खैर चलते हैं मेरे ख्याल में अपने रन डाउन की तरफ। अगर हम देखें ना कि जो हम देखते हैं, हाँ रोज़ साहब वैसे रन डाउन जाने से पहले मैं अगर देखूं मैं लोगों के जो हालात हैं, जो कम से कम 1 लाख रुपए भी कमा रहा है ना, वो भी आप मुश्किल से किसी से बात हो रही थी तो उनके हमारे एक दोस्त जानने वाले थे तो वो ये बेचारे इतने मजबूर लोग हो गए कि लोग अपनी घरों की चीज़ें बेचने पर मजबूर हो गए क्योंकि आपकी सैलरी में वो गुजारा नहीं हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, किराए बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ रही हैं। तो हालात इस किस्म के हैं कि अब काबू पाना जो है अपने बजट पे, घर के बजट पे पाना बड़ा मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। आगे बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज। हम सबसे पहले आपको बताएंगे अपने की टॉप ऑफ द स्टोरी जो है वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल का ये स्टेटमेंट दिया है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जी जनाब, वो कहते हैं कि इदारे न्यूट्रल हुए तो इमरान खान जीत नहीं सकते। ये जो न्यूट्रल गेम हर किसी के मुँह से आप सुनते हैं, इसकी कोर्ट स्टेटमेंट बिलावल ने भी दी है और इसको हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सर हमजा शहबाज जो हैं उनके ओहदे को लेकर काफी चीजें कंट्रोवर्शियल थी। आई डिसीजन होना है 12 बजे, पता चलेगा कोर्ट जो है वो क्या डिसाइड करती है। यस, फैसला महफूज कर लिया गया, वो भी आपसे इंशाल्लाह हम शेयर करेंगे कब होगा ये रिलीज। और इसके अलावा पाकिस्तान ने रवा माली साल 11 माह में 13 अरब 53 करोड़ डॉलर से जायद कर्जा ले लिया है और बाकी IMF को मजीद हमने मना लिया है, चीन को भी हमने कन्विंस कर लिया है। मकरूज कितने ज़्यादा हम हो गए, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़े तो कराची की संगीन सूरत हाल की बात करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ जगहों पर, शाहराहों पर, अहम शाहराहों पर कराची के कल शदीद मुजाहरे हुए हैं। सर कहा जा रहा है खातून जाँबक भी हुई है, काफ़ी शदीद जख्मी हुए हैं। और ये एहतजाज गेस व्हाट किस लिए था? ऑब्वियसली बिजली नहीं है सर, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सर 15 जुलाई के बाद लोड शेडिंग पर काबू पा लेंगे, ये कहते हैं मुसद्दिक मलिक, उन्होंने दावा किया सर। ठीक है, क्या दावा किया, क्या बैकअप प्लान है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़े तो हम पोलियो का हमेशा जिक्र करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम इंडोर्स करें, हम आपको कन्विंस करें कि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में नौजवानों को माजूरी से बचा सकती है। तो मुल्क के इंतहाई खतरे के शिकार 25 अजला में पोलियो मुहिम बाकायदा जारी और सारी है, इसको डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपकी मुलाकात कराएंगे हम मैमूना से। सर मैमूना कौन है? पाकिस्तान की बाहिम्मत लड़की टूरिस्ट है, टूरिस्ट गाइड है सर। तो वो कहाँ कहाँ सफ़र करके आई हैं, क्या क्या आपको सजेस्ट करेंगी, आपको कहाँ जाना चाहिए, हम उनसे मिलकर बात करेंगे। इसके अलावा सर मॉडल और गुलकार मोहम्मद साद सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हैं, काफ़ी उभरते स्टार हैं, उनको हमने आज के शो में बुलाया है, उनसे भी कुछ सुनेंगे और कुछ अपने शो को थोड़ा सा सुरीला करेंगे।
अब आगे बढ़ते हैं सर अपनी डेली डोज की डेली डोज की तरफ। बड़ी मजे की खबर है पहली डेली हाँ, डोज ये की इसके बारे में कमेंट जो है ना वो तो हरमीत से लेना चाहिए। हरमीत मैं आपको पहले खबर ही देती हूँ, आगे से आप ओवर टू यू, आप कमेंट दें इस पे। खैबर पख्तूनख्वा से ये खबर है एक तो, दूसरा नस्वार महंगी होने पर शहरी ने। मैं जब पढ़ी तो मुझे बड़ी हंसी आई कि भाई ये मामला तो वैसे होते रहते हैं, हमारे नस्वार बड़ी मशहूर है भाई, और उसके लिए किसी हद तक हम जाने के लिए हमारे लोग तैयार होते हैं। अब पाजी का ताल्लुक भी अपर कोहिस्तान से, और ये कोहिस्तान का इलाका मेरे इलाके के पास ही पड़ता है, और इसने सीधा जाके रिपोर्ट ही दर्ज करा दी कि भैया नस्वार महंगी क्यों हो गई है। और उससे दो शिकायतें की, एक तो ये कि महंगी हो गई है, दूसरी पुड़िया छोटी हो गई है, कम मिकदार में मिल रही है। तो सर पेट्रोल भी कुछ अरसे बाद ऐसे ही मिलना करना है जैसे ये नस्वार मिल रही है। लेकिन मैं सोच रही थी सर, मैंने आपसे कहा भी शो शुरू होने से पहले कि पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी महंगी होगी, अगर हम सब जाके एक एक FIR दर्ज करा दें तो सोचे क्या हो, कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, जैसे इसको कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ बेचारे का, सिर्फ यह है कि बहुत सारी FIR दर्ज है, थोड़ी सी मिकदार बढ़ा दी उन्होंने, कहा चलो मिकदार पूरी कर देते हैं, लेकिन कीमत नहीं। वैसे तो जाहिर है जब ये इतनी महंगाई होगी तो उसका असर हर चीज़ पे पड़ेगा, नस्वार पे भी पड़ेगा, ये मुमकिन नहीं है कि वो सस्ती रहे, कुछ ना कुछ महंगी ज़रूर होगी। तो सर DPO साहब जो है उन्होंने कहा चले हम नस्वार, और देख लेना कि सबसे बड़ा मसला उसको यही लगा कि नस्वार ही महंगी हो गई भाई, बाकी चीजें जाए बाहर में, लेकिन नस्वार क्यों महंगी हो गई भाई, ये सबसे बड़ा मसला था उसके लिए। बस ये सोच है उनकी। मैं तो खुश पड़ा। हूँ इस सोच में कि उनको पता है कि इतने मसाइल के बावजूद भी एक एंटरटेनमेंट है और उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि वो महंगी हो जाए, तो उन्होंने उसको फोकस किया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, भारत से अगली खबर है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। बहन ने भाई को मनाने के लिए, मतलब वो नाराज थे, पता नहीं सर कितने अरसे से नाराज थे, सर 5 किलो से जायद पेजेस और सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत लिखा है उन्हें मनाने के लिए। 434 मीटर लंबा सर पता नहीं कितने ये दिनों से खत लिखा है। और हालांकि आप ये लिखो कि जो दुनिया तब्दील हुई है ना, दुनिया के साथ ये हुआ कि पहले हमारे ज़माने में भी ख़त लिखे जाते थे, और ख़त बड़े बड़े तवील हम लिखते थे, बाहर के मुल्क में पढ़ रहे थे, तब भी ख़त के ज़रिए अपने वालिदैन को, अपने दोस्तों को पैगाम रसानी का वो ज़रिया होता था। अब जब से ये हुआ ना, मोबाइल आ गया, आप फौरी तौर पे SMS करते हैं, अपने WhatsApp करते हैं, आप अपने दिल का इजहार कर देते हैं, आप फ़ोन पे बात कर लेते हैं। फ़ोन भी इतना महंगा नहीं रहा, हमारे ज़माने में तो 3 मिनट की कॉल होती थी, बड़ी महंगी होती थी, और जितनी देर में सारा ख़ानदान, वो अमूमन ये होता था कि और सुनाओ क्या हाल चाल है, इतने में टाइम ख़त्म हो जाता था। तो मतलब दिल की बात दिल में ही रह जाती सर थी। वो वाला याद है ज़माना जब वो फ़ोन पे ताले लगा करते थे, फ़ोन इस तरह का होता था, उसके ऊपर कवर होता था, फिर ताला लगा देते थे ताकि बच्चे फ़ोन यूज़ ना करें, बिल और ज़्यादा चाबी ना आए। मखसूस शख्स के पास होती थी, घर के बड़े के पास होती थी, वही चाबी उससे लेनी बड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन ये खत का सर बड़ा ये ट्रेंडी है। आपको पता है मैंने रिसेंटली खत लिखा, सर मुझे अभी भी बहुत शौक है लिख कर अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, आज भी। तो ये खत एक इन्होंने रिवायत को बरकरार रखा है और बल्कि उसको मरने से बचाया है, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन सर मान गए फाइनली। कृष्णा नाम है लड़की का, कृष्णा प्रिया। और वो हुआ ये कि जो रक्षाबंधन होता है मेरे ख्याल में, उस दिन जिस दिन भाई को प्यार भेजते हैं, भाई को सलाम भेजते हैं, उस दिन राखी बांधते हैं, उस दिन वो भूल गई पैगाम देना, उसको कॉल करना, बांधते हैं। भाई नाराज़ हो गया। उससे उसने सोचा कि मैं अपने दिल की बात लिख दूँ। वो कहती है मैंने लिखना शुरू किया तो मुझे चंद सफ़े लिखे तो मुझे लगा कि मैंने तो अभी बहुत कुछ लिखना, तो उसने फिर तवील ख़त लिखा। और इस बातें बहुत हैं। हाँ, तो वो एक बड़ा वो मशहूर वो है भी कि तुझको ख़त लिखने को जब हाथों में लेती हूँ कलम, काफ़िला दर काफ़िला आने लगते हैं ख़याल, क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ सोचती जाती हूँ मैं, सोचती जाती हूँ मैं, सोचती जाती हूँ मैं, सोचती जाती हूँ मैं, इस तरह मैं कुछ भी लिख सकती नहीं, मुझको कितनी उल्फत तुमसे है। क्या बात है सर। वो खाली I just can't express, मतलब मैं इतना सोचती कि मुझे समझ नहीं आता मैंने लिखना क्या है। लेकिन जी इनको तो समझ आ गया, फाइनली भाई मान गया सर। इसके अलावा गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड एक और बड़ा चश्मा लिखा भी बहुत कुछ लिख डाला, दिल की भड़ास ही निकाल दी भाई के सामने। हाँ, कभी खत वैसा रिश्ता भी बड़ा खूबसूरत रिश्ता होता है बहन भाई का। कभी खत लिखा है हरमीत ने? मैंने बहुत तवील खत लिखा हुआ एक दोस्त को अपना। अच्छा सर, मैंने भी लिखा 126 सफ़े का बहुत खूबसूरत सा खत लिखा, और मैंने मनाने के लिए लिखा था, नाराज नहीं थे लेकिन मनाने के लिए लिखा था, बड़ा खूबसूरत मैंने लिखा था।
खैर आगे बढ़ते हैं और तो आगे फिर मान गए खत्तों वो। से आगे चलते हैं और आगे चल के मानेंगे सर, मान गए। अच्छा जी, अब अगली जो है ना वो बड़ी ये भी इंटरेस्टिंग खबर है। हम डेली डोज में हमारी कोशिश होती है कि ऐसे ऐसे डोज आपको दें ताकि आप सुबह सुबह फ्रेशली उठ के आप एक्साइटमेंट से ऐसा कोई काम करने का सोचें। ये खातून व्यापारी है सर, मवेशी मंडी, चूंकि ईद उल अज़हा आ रही है, बड़ी ईद है तो काफ़ी रश है मंडियों में, मवेशी मंडियों में सर। वो कहती है बुरी कीमत लगाएं तो डील ख़त्म। जाहिर है, मतलब उसने स्टेट अपना काम रखा हुआ है कि एक मखसूस रेट है, इस रेट के मुताबिक आप करीब तरीन अगर इसका हिसाब किताब करेंगे। ये खातून जो है इसने कुछ अर्सा पहले अपनी गाड़ी बेच के कारोबार का आगाज़ किया था और बड़ी कामयाबी से ये कारोबार अपना चला रही है और अच्छा है ख़वातीन के लिए, मतलब एक इंसेंटिव है। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे भी हो सकती है सर, यही होती है, यही तरीका भी हो सकता है। डिफरेंट आइडिया। बिल्कुल रोज़ साहब, इसमें जी हर डिफरेंट आइडिया भी है। और अगर आप देखें ना, ये दाव लगाना, ये मोल करना, ये बड़ा मुश्किल भी होता है मंडी में जाके। जो हम तो जाते हैं, बहुत सारे पैकेजेस बनाने के लिए जाते थे, तो बड़ा रश भी लगा होता था। और फिर इसमें जो है गाहक के साथ ना बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि वो रेट कहीं और लगाता है, आपने कहीं और रेट बोलना होता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप देखें ना कि इसने भी बड़ा उसका टाइटल बड़ा कमाल का रखा है भाई। लेकिन आपको पता है कीमत बार्गेनिंग जो तो होती है डील ना, खत्म भाई। वो लड़कियों से अच्छी कोई नहीं कर सकता सर। अच्छा, कोई नहीं कर सकता। वो मवेशी Exactly, खरीदना बहुत हो, अच्छी आपने कर कपड़े लेती है। खरीदने हो, आपने जूते खरीदने हो, हमें बताएं हमने कितना रेट जमीन चाहिए बेचनी हो आप लोगों ने तो फिर मुश्किल पेश आ जाएगी। अच्छा जी, दुनिया का हैंडसम तरीन आदमी अदाकार कौन है? कौन है? ये है रॉबर्ट पैटिसन। इसके बारे में, रॉबर्ट पैटिसन ब्रिटिश अदाकार हैं, इसके बारे में मुख्तलिफ सर्वे से साइंटिस्ट ने उसके चेहरे का जायज़ा लिया और ये देखिए, आप उसकी तस्वीर भी देख लें। इसके बारे में उन्होंने कहा यूनानी जो फीचर्स हैं उनको सामने रखा गया और उसके तहत उन्होंने कहा दुनिया का खूबसूरत तरीन मर्द रॉबर्ट पैटिसन है। और सर ये एक फॉर्मूला उन्होंने इन्वेंट किया है साइंसी तरीके से, इसको कह सकते हैं। मतलब देखने में आप इसको शायद आपको इतना अट्रैक्ट ना कर रही हो ये पर्सनालिटी, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को मैयर किया है, लाइक आईज, नोज, लिप्स, आपके चेक्स और आपकी ये जो कट्स नज़र आ रहे हैं। तो ये फॉर्मूला पहले उन्होंने निकाला। रिसेंटली भी हमने आपको एक खबर दी थी, गालिबन ऐसी ही, वो खातून जो थी ना, वो दुनिया की खूबसूरत तरीन खातून थी। लो जी, मर्द भी अब इस फहरिस्त में शामिल हो गए हैं, दुनिया का खूबसूरत तरीन मर्द। उस फॉर्मूले के तहत जो साइंसी एतबार से अभी ने हमें डिक्लेयर कर दिया है दुनिया के सबसे प्यारे 92.15% इसको नंबर मिले रॉबर्ट पैटिसन को और ये पहले नंबर के ऊपर आए और इसको खूबसूरत तरीन मर्द कहा गया। वैसे मैंने इनकी तस्वीरें देखी हैं, मुझे तो अपना अरशद चाय वाला जो बड़ा वायरल हुआ था वो भी बड़ा हैंडसम लगा था। अगर उसको मुकाबले पे भेजा जाता तो शायद वो मुझे तो शाहीन अफरीदी जैसा लगा बिल्कुल ये, लेकिन हाँ है ना। लेकिन आपको पता है सर, फर्स्ट ये आए हैं तो सेकंड वो जो सुपरमैन का जिन्होंने रोल नहीं किया हुआ, हेनरी सेकंड वो आए हैं। अच्छा, मतलब उसको वो कितना नंबर मिला? पोजीशन उससे संभाल लिया, 91.64 उसको मिले। कम ही है, कम बहुत थोड़े से डिफरेंस है। हाँ, अच्छा जी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम पीछे से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, हमको ज्यादा डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं एक टीम पे। आगे नेक्स्ट बढ़े जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बताएं कि हवा में उड़ता अरबी डिजाइन लग्जरी होटल, मतलब ये कहा जा रहा है, प्रोडिक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है ये टाइटैनिक पार्ट 2 हो। वो जमीन में था सर, ये हवा में होगा। वो पानी में जा गया था, पानी में चलता था, ये हवा में होगा। ये हवा में होगा और ये इतना बड़ा है साइज में कि जिसकी कोई हद नहीं। इसमें तकरीबन 360 डिग्री के व्यू के करीब लोग आ सकते हैं। 5000 के करीब मेहमानों को मदऊ किया जा सकता है। इसमें शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड, रेस्टोरेंट, पता नहीं क्या कुछ होगा। ये मुस्तकबिल है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसी बेस पर सर एंटी वाइब्रेशन फीचर जो है वो भी इसमें इस्तेमाल किया गया है। सर ये अगर आप दुबई में देखें ना तो हमें इस तरह की, दुबई में ज़्यादातर हमें इस तरह की बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। लेकिन अब आपने खाना खाना है तो आपसे कहेंगे आओ बादलों में ले चलें खाना खाने के लिए। अगर आपने स्टे करना है तो हम कहेंगे जी आए, आपको आज समंदरों के बजाय बादलों में लेके चले। आज आपने सोने चले, आपको आसमान में सिलाते हैं। वाह जी वाह। अंदर शॉपिंग मॉल भी है सर, अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं, अंदर स्पा भी है, अंदर जितना आप प्रॉपर एक मॉल देखते हैं यहाँ पर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में कहीं भी आप अब देखें वही प्रॉपर है सर। प्ले लैंड भी है। ये अगर स्विमिंग करनी है वो भी बादलों में करनी है, देख लेना भी है, नित नई चीजें इसमें मुतारिफ की गई हैं। और फिल्म देखने को दिल चाह रहा है तो थिएटर भी है अंदर मौजूद, आपको फिल्में देखने को भी मिलेंगी। और बहुत ही कम अरसे के लिए ज़मीन पे कहते हैं काम करेगा, ज़्यादातर हवा में ही हुआ करेगा, उड़ा करेगा। अब ये क्या तरीक़ेकार होगा इसका,
उड़ने का तरीक़ेकार, यानी ये कि कौन से पेट्रोल से, डीजल से, किस चीज़ से ये उड़ेगा, ये भी तहकीकात सर ये छोड़े, हमारे पास नहीं है मालूमात इसकी। वो उन्होंने खुद वैसे फिजिबिलिटी भी हमें दी भी नहीं है और उस तरह से उन्होंने डिक्लेयर भी नहीं किया। लेकिन ये सोचे सर, जिन्होंने ट्रैवल करना होगा, जिनका शौक होगा होटलिंग का, रेस्टोरेंट्स का, आप सोचिए कि इतना सब कुछ बना के उसकी टिकट क्या होगी। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है सर ये अगर एक तकिए के लिए 1 करोड़ 18 लाख दिए जा सकते हैं, तो फिर जहाज के लिए तो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। लेकिन सर ये वो प्रेडिक्शन है जो कि मुस्तकबिल के बारे में की जा रही थी। ब्रेक की तरफ हमें जाना है, ब्रेक की तरफ हमें जाना है। सिर्फ ये माइक टाइसन, दुनिया के मशहूर बॉक्सर, इनको नंबर 2 पे रखा जाता है। उनकी आज सालगिरह है, उनको सालगिरह मुबारक। 56-57 साल उनकी उम्र है, दुनिया में बहुत ही मशहूर हैं। और बाज़ उनके जो कारनामे हैं फ़ाइट जीतने के, उसके बारे में कहा जाता है कि मोहम्मद अली से भी ज़्यादा है। लेकिन इनका कैरेक्टर इस तरह का रहा कि जिस कैरेक्टर की बुनियाद के ऊपर कई बार इनको जेल हुई, इनको मुनशियात के रखने के इल्ज़ाम में भी जेल हुआ, जेल की हवा खानी पड़ी। उसके बाद जिनसी ज़्यादती की इन्होंने खातून के साथ, तो उस इल्ज़ाम पे भी इनको जेल हुई। मुकाबले इन्होंने ज़्यादा जीता है, लेकिन सिर्फ अपनी हरकत की वजह से ये नंबर 2 पे हैं। अदरवाइज़ बहुत बड़े बॉक्सर हैं। अब ये मुसलमान होने के बाद अपनी ज़िंदगी अपने कहते हैं मुसलमान के तौर पे गुजार रहे हैं। अल्लाह करे इनमें इस्तकामत आए, इस्तकामत नहीं थी इनके अंदर। चलिए जी, हमने एक ब्रेक लेनी है। हम आप इस खबर के फ़ौरन बाद हम लेते हैं अब एक छोटी सी ब्रेक और वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद मुल्क में एक अजीब सियासी अनसर्टेनिटी है सर, फैला हुआ है, कड़मच जिसको बोलते हैं पंजाबी। एक तो आज फैसला होना है, हमजा शहबाज का हाई कोर्ट ने फैसला देना है कि वो वज़ीर आला रहेंगे या नहीं रहेंगे। लेकिन एक ख़बर जिसने बड़ी मेरी अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट की है, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब का कल बयान आया कि 2018 में प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन में मुझे हराया गया। अगर ये हराया ना जाता, और उन्होंने PTI के लोगों के ऊपर इल्ज़ाम धरा है कि अगर ये मुझे हराते ना तो यहाँ पे सूरत हाल कुछ और होती। इस हवाले से इम्तियाज़ गुल साहब हमारे पास मौजूद हैं, और भी कई पॉइंट्स हैं जिन पे उनसे बात करेंगे। लेकिन इम्तियाज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुखातिब कौन है? शाह महमूद कुरैशी ने जब ये इल्ज़ाम लगाया कि PTI के अपने लोगों ने मुझे इलेक्शन में हरवाया, मैं तो वज़ीर ख़ारजा बन गया, लेकिन नुकसान बहुत हुआ पार्टी का भी और इंतज़ामी तौर पे सूबे का भी, इस हवाले से फरमाइए। जी मैं तो रहूँ भाई ये सोच रहा हूँ कि हम किस किस्म की बहस में उलझ गए हैं। हाँ। वो बात कर रहे हैं 2018 की जी, और उसके बाद जो उनके मुखालफिन थे वो भी पार्टी से निकल चुके हैं अमलन, चाहे वो अली खान थे, चाहे वो जहांगीर तरीन थे। तो मेरा ख्याल है एक अपने मकामी जलसे में उन्होंने ये बात कर दी, और मैं हैरान था कि कल से तमाम चैनल्स पे उनका बार बार यही बयान लेके चल रहे हैं। दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम अभी तक 4 साल पुरानी बातें लेके शुरू हो गई। हालांकि इज वेरी मच ऑन बोर्ड जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, और दायरे इस बात को एतराफ़ खुद इमरान खान ने किया मीटिंग्स। इम्तियाज़ साहब आपका कनेक्शन ज़रा कमज़ोर है, इसको ठीक करते हैं। अच्छा, ये जो बात हो रही है उस हवाले से भी हमें देखना है। गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात है, वो सही कह रहे हैं कि देखिए जब पार्टी से वो लोग ही एक्सक्लूड हो गए हैं। हाँ। जिन्होंने आपको टफ टाइम दिए, जिनसे आपको गिले थे, शिकवे थे, प्रॉब्लम्स थी, अब आप आगे बढ़े और आगे देखें कि इस वक्त पार्टी में आपका मकाम क्या, और आप ही सर वाहिद ऐसे लीडर हैं। इमरान खान के बाद कुछ सीधा 4-5 लोग हैं जो कि वाइस चेयरमैन है भाई, पार्टी के रिप्रेजेंट कर रहे हैं पूरी पार्टी को। तो नाउ थिंग्स आर इन योर हैंड। तो अब आप जो कर सकते हैं सर वो उस वक्त नहीं कर सकते। उसके साथ और बहुत सी बातें इम्तियाज़ साहब से हमने बात करनी है। इम्तियाज़ साहब ये फरमाइए ज़रा, थोड़ा सा बिलावल भुट्टो के हवाले से भी बात कर लेते हैं। बिलावल ने कहा जो इलेक्शन होने वाले हैं, अब पंजाब में 20 सीटों पर नशस्तों पर इलेक्शन होने वाले हैं, और ये इलेक्शन बड़े अहम हैं। ये PTI के लिए भी अहम है और PDM के लिए भी अहम है, जो मुत्तहिदा इस वक्त गवर्नमेंट बनी है उनके लिए भी अहम है। और इसमें वो कहते हैं अगर इदारे न्यूट्रल रहें तो इलेक्शन नहीं जीत सकती PTI। जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख रहे होंगे, वो PTI को 4 से 5 सीटें देते हैं सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात में। आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए मुझे तो नहीं मालूम ज़्यादा पंजाब की सियासत का, लेकिन ये जो लोग कहते हैं कि इदारे न्यूट्रल रहेंगे तो PTI को कुछ नहीं मिलेगा, इन लोगों को बड़े मुअद्दबाना अंदाज में मैं कहूँगा खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अगर न्यूट्रल लोग होते तो ये हुकूमत में ना होते, न्यूट्रल होते तो ये 31-32 साल का जवान इस मुल्क की अपनी पहली नौकरी नहीं कर रहा होता बतौर
वजीर खारजा, ये क्या बातें कर रहे हैं? किसको ये शर्म दिलाने की या गैरत दिलाने की बातें करते हैं? इस मुल्क का इन्होंने एक भोंडा मजाक बना लिया है, ये न्यूट्रल न्यूट्रल करके, हालांकि उनके बगैर, और आप देखें जो इनके अपने वजीर हैं, चाहे वो ख्वाजा आसिफ हैं, चाहे दूसरे वजीर हैं इनके पार्टी के मुस्लिम लीग नून के भी, वो पीछे चले जा रहे हैं न्यूट्रल्स की तारीफों में। लिहाजा ये मेरे ख्याल है ये न्यूट्रल वगैरह की बहस को बिल्कुल साइड पे रखना चाहिए। बाकी मेरा ख्याल है पता चल जाएगा ये जब मैदान सजेगा, और अगर वाकई ये न्यूट्रल रहे, जिनको ये न्यूट्रल कहते हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत ज़्यादा इम्कान है पीटीआई के मुखालफिन के लिए इस वक्त जो फ़िज़ा बनी हुई है। इसलिए कि जो बयानिया बुना गया था वो ये कि महंगाई है, बिलावल ने खुद भी महंगाई मार्च किया, फजल रहमान ने भी महंगाई मार्च किया, लेकिन उन्होंने पूरे पाकिस्तान को सुपर महंगाई का टीका लगा दिया है गुज़िश्ता 4-5 हफ्ते के दौरान। तो आई डोंट नो कि वो किस मुंह से ये बातें कर रहे हैं। जी हरमीत। सर, इस सारी चीज़ में अगर हम देखें, जिस तरह जिक्र न्यूट्रल का आ रहा है, माजी में भी मैंने देखा कि खुली तनकीद पर इन पर हुई, खान साहब जब न्यूट्रल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें सर, कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, लेकिन खान साहब इससे पहले भी कह चुके हैं कि न्यूट्रल और इलेक्शन कमीशन जो है वो एक साथ एक पेज पे हुकूमत के साथ ही खड़ा है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी नहीं हो रहा। आप नहीं समझते कि इलेक्शन कमीशन खुद को भी मुतनाज़ा बना रहा है, क्योंकि ऐसे बयानात भी सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में नोटिफिकेशन जारी करना कोई बड़ी बात तो नहीं थी सर? इलेक्शन कमीशन की भी कुछ मजबूरियां हैं ना जी। अगर आप ये समझें कि हमारी इस ममलिकत खुदादाद में तमाम इदारे मुकम्मल तौर पे आज़ादाना होके फैसले कर रहे हैं, काम काज कर रहे हैं, वो ज़्यादती है। इन इदारों की हैसियत को चैलेंज ना कीजिए आप, उनके अपने अपनी लिमिटेशंस हैं, उसके मुताबिक वो काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ जिसको सूट करता है उसके मुताबिक वो अमल दरामद करता है। कभी हरमीत को खुश कर देते हैं, कभी इम्तियाज़ को ये खुश कर देते हैं, कभी रऊफ साहब को खुश कर देते हैं। तो ये कुछ हकीकतें हमारी इसमें, मेरा ख्याल है उसके साथ हमें चलते रहना चाहिए। डेफिनेटिवली आप कुछ नहीं कह सकते कि बिल्कुल 100% मेरिट पे इस मुल्क में काम होता है, चाहे वो हमारी हुकूमत का है चाहे दूसरे इदारों का है। अच्छा इम्तियाज़, आपने जिक्र किया महंगाई का। हाँ जी हरमीत। जी हरमीत। जी सर, एक और बात अगर हम देखें, जिस तरह सिचुएशन चल रही है पंजाब में, और पंजाब में इंस्टेबिलिटी पाई जा रही है, कदम इस्तेहकाम पाया जा रहा है काफ़ी अरसे से, जब से ये हुकूमत आई है, संभाला है सारा कुछ। हम देख रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, जैसे भी है परवेज़ इलाही साहब ने बड़ा टफ टाइम दिया है। आप नहीं समझते कि अगर बुज़दार की जगह कोई और तगड़ा वज़ीर आला खान साहब मुंतखब करते तो कम से कम वो और इससे ज़्यादा भी टफ टाइम दे सकता था, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब, हालांकि हम देख रहे हैं सारी चीज़ों को इधर को, हत्ता कि आपने कौमी असम्बली के जो स्पीकर है उनसे उन्होंने जाके हल्फ लिया, अब अदालतों में मामला पहुँच चुके हैं। जी बिल्कुल, इस लिहाज से आप ठीक कहते हैं कि रिवायती सियासतदान अगर होता परवेज़ इलाही की तरह उस्मान बुज़दार की जगह, तो जाहिर है उन्होंने मज़ीद इससे ज़्यादा सख्त टाइम देना था PMLN को। लेकिन चूँकि उस्मान बुज़दार पहली मरतबा उठा के ले आए वहाँ से साउथ पंजाब से इमरान खान उनको, तो वो रोब दबदबा उनका नहीं था। वो जो रिवायती चालाकियाँ होती हैं सियासतदानों की, वो उनमें नहीं देखने में आई। और मेरा ख्याल है उसमें वाज़ेह किया था इमरान खान ने ये भी कि चूँकि पार्टी के अंदर ग्रोहबंदी बहुत थी, लिहाजा हमें किसी ऐसे शख्स को वज़ीर आला लगाना था कि जो किसी ग्रोह से जिसका ताल्लुक़ ना हो। अब मौजूदा सूरत हाल में भी चौधरी परवेज़ इलाही ने जो कुछ भी किया है, मेरा ख्याल है वो काबिल सताइश है इस लिहाज से कि उन्होंने साथ नहीं छोड़ा साबिक वज़ीर आज़म का, और वो डटे हुए हैं। दूसरी तरफ अलबत्ता जो हम देख रहे हैं, जो अदम इस्तेहकाम नहीं है बल्कि एक आईनी बहरान है इस लिहाज से कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, लेकिन आप अपने एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी राजधानी बनाई है, क्योंकि वालिद मोहतरम वज़ीर आज़म हैं इस्लामाबाद में, लिहाजा जो आपके साहबजादे हैं वो वज़ीर आला उन्होंने रहना ही है। और ये एक बहुत बड़ा हम लोगों ने, मतलब हमारी जो अशराफिया है, इन्होंने मिल मिला के इस मुल्क का एक मजाक बनवा लिया है कि जहाँ अक्सरियत आपके पास है नहीं है, वो वाज़े तौर पे खो चुके हैं। उसके बावजूद एक मुतनाज़े साहब जो हैं वो वज़ीर आला बने हुए हैं। लेकिन जनाब ये मुल्क
इन्हीं के लिए है, इन्हीं की राजधानी है, हम आप यूं ही तबसरे करते रहेंगे। अच्छा इम्तियाज़ साहब ये कहिएगा, आपने कहा कि इत्तेहादी जो है उन्हें सियासत करना आती है और आपने बहुत सारी चीज़ों को कहा कि वो काबिल सताइश भी हैं। काफ लीग को देखा जाए या अगर पीडीएम के इत्तेहाद को चले हम देखते हैं, वो जो जमातें पीडीएम में नज़र आ रही हैं कॉन्फिडेंट भी हैं और बज़ाहिर लगता भी है कि येस उन्हें काफ़ी ज़्यादा सियासत करनी आती है, उन्हें पता है कौन सा स्टेप किस वक्त लेना है। लेकिन अगर हम पीटीआई की बात करें और ज़िमनी इलेक्शन की बात करें और फिर बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट की बात करें, तो आपको लगता नहीं कि ये ओवर कॉन्फिडेंस है सिंध में जो कुछ हुआ, जहाँ जिस तरह से बड़ी तादाद में सीट्स उन्होंने ली हैं, तो वो इसी कॉन्फिडेंस से अब पंजाब में भी करना चाह रहे हैं? तो पंजाब में आपको वे फॉरवर्ड आए क्या नजर आता है ज़िमनी इंतखाबात का? देखिए, इस वक्त कहना कुछ मुश्किल है कि मालूम नहीं कौन कौन सी रुकावटें खड़ी की जाती हैं पीटीआई के उम्मीदवारों की राह में। वो तो हमने देख लिया जो सिंध में देही सिंध में हुआ है, और ये तो बड़ी वाज़ेह बात हो गई है कि पीपल्स पार्टी का बहुत होल्ड है, तमाम तर गुर्बत के बावजूद, आवाम की बेबसी के बावजूद, वहाँ का जो वडेरा है, जो पथारेदार है, वो अब भी उस इलाके को कंट्रोल करता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे सरदार नवाब जाम बलूचिस्तान में कंट्रोल करते हैं अपने अपने हलकों में। तो ये एक बदकिस्मती है पाकिस्तान के आवाम की, सिंध के आवाम की, कि आप कैप्टिव वोटर्स हैं, आपके पास 8-10 हज़ार आप वोट ख़रीद लेते हैं, काबू कर लेते हैं, उसकी मदद से फिर दुनिया भर को बता दें कि जी हमारे पास तो अवामी मैंडेट है। क्या जो लोग नंगे फिर रहे हैं, खाली पेट घूम रहे हैं, क्या वो बार बेवकूफ़ हैं जो जानवरों की तरह इन लोगों को बार बार वोट दे देते हैं? किस मालूम नहीं किस अकीदत में, यानी हमें जो लोग इनकी बातों पे यकीन करते हैं कि हमें अवामी मैंडेट मिला है, उनको ख़ुद भी ये सोचना चाहिए कि क्या गुर्बत के और बदकिस्मती के सताए हुए लोग बार बार किसी अकीदत के तहत इनको वोट दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए। ठीक है इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और राय सर यही थी जो कल हम इलेक्शन कमीशन से पूरा एक सेगमेंट हमने किया, बार बार हम आपको यही बताने की कोशिश करें कि वोट की कीमत का अंदाज़ा जब तक आम आवाम को नहीं होगा हम इसे अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहरहाल असल जो बात है ना वो ये है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात एक लिटमस टेस्ट होगा, एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा ये जांचने का कि कौन सी पार्टी कितने सीटें जीतती है और उसी हवाले से उसकी मकबूलियत कितनी है। मैंने तो जैसे पहले कहा कि मुख्तलिफ सर्वेज ये बता रहे हैं कि ये इलेक्शन में पीटीआई को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली हैं। एक तो नून लीग चूँकि जब कंट्रोल में होती है उसकी इलेक्शन जो मैनेजमेंट है ना वो बड़ी शानदार होती है। फिर 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे 10 हल्के ऐसे हैं जहाँ पे पहले ही वो लोग थे जो आज़ाद उम्मीदवार थे और वो आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल होते वो वापस चले गए, उनके सपोर्ट से जो लोग आएंगे उनके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब देखते हैं मतलब ये इलेक्शन होगा तो क्या नतीजा निकलता है, लेकिन एनालिसिस यही है कि पीटीआई को कम सीटें मिलेंगी, कंपैरेटिवली कम मिलेंगी। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और लंबी ब्रेक थी सर से, हमारा लंबा इंतजार है कि कब महंगाई खत्म होगी, पेट्रोल की कीमतें नीचे आएंगी, कब बिजली हमें वापस मिलना शुरू हो जाएगी, कब सब कुछ ठीक होगा। इस तरह से ये काफ़ी लंबा इंतजार था। ऑल दो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। सर हम पोलियो की बात करेंगे, हमें जहाँ मौका मिलता है, जैसे मौका मिलता है हम इस कैंपेन का हिस्सा बनते हैं और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि आपको इस बात पर कन्विंस कर सके कि अगर पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है, नौजवानों को माजूरी से बचाना है, तो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाना लाजमी है। डॉक्टर भारूना हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा कि हमने तो इस कैंपेन को काफ़ी इंडोर्स किया है और हमने काफ़ी लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की है, अब क्या फीडबैक आ रहा है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाहिद दो ऐसे मुल्क हैं जो अब तक बिल्कुल पोलियो फ्री नहीं हैं। अब जो कैंपेन चल रही है, लोग जो घर जाके पोलियो कतरे पिला रहे हैं, कितने लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और काफ़ी शऊर लोगों में आ गया है क्या? अनफॉर्चुनेटली मेरे ख्याल में आपने वज़ीरिस्तान इंसिडेंट के बारे में सुना होगा और हमारे जो 18 केसेस अब तक रिपोर्ट हुए हैं वो सारे वज़ीरिस्तान में रिपोर्ट हुए हैं। और जो हमारी कैंपेन है, ऑल्दो हमारी गवर्नमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा यूएनओ के साथ मिलके, WHO के साथ मिलके एक अच्छी कोलैबोरेशन के साथ एक अच्छी कैंपेन इंड्यूस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी जो इंसिडेंट हुआ उससे हमारे जो पोलियो वर्कर्स थे जो एंथुजियाज़म के साथ इस दफ़ा भी इसको कैरी करने की कोशिश कर रहे थे, वो फिर से एक डिप्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया और फिर से जो है वो कैंपेन सप्रेस हो गई थोड़ी सी।
मुझे ऐसा लगता है कि वो 2 कंट्रीज़ जो दुनिया में इस वक्त रह गए उनमें से एक होना हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली कोई अच्छी बात नहीं है। और एज़ फार एज़ यू नो, पोलियो के लिए हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एक दफ़ा पोलियो हो गया तो सारी की सारी ट्रीटमेंट सपोर्टिव है और हमारे पास कोई डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। इम्यूनाइजेशन इज़ द ओनली ट्रीटमेंट वी हैव राइट नाउ फॉर पोलियो। तो हमारी जो पब्लिक है उससे एक स्पेशल रिक्वेस्ट भी, बल्कि एक प्लीड है ऑन आवर बिहाफ एंड ऑन बिहाफ ऑफ UNO एंड WHO एज़ वेल, कि अगर वो कोऑपरेट करें तो दैट्स द ओनली वे वी कैन स्टॉप इट। नहीं तो ये इस हद तक फैल सकती है कि हम इसको रोक नहीं पाएंगे। क्योंकि आई जस्ट रेड अ पेपर कि इंग्लैंड में भी उनके वाटर में कुछ वायरस जो है वो रिपोर्ट हुआ है, जो अभी इतना पोटेंट नहीं है कि डिजीज़ कॉज कर सके, बट स्टिल वी फाउंड अ वायरस। सो हम दोबारा से, ऐसा लगता है, अल्लाह ना करे कि हम दोबारा से उस जगह पे पहुंचने वाले हैं जहाँ से डिजीज़ के स्प्रेड को रोकना शायद हमारे लिए मुश्किल हो जाए। रेशो कंट्रोल हुई है थोड़ी सी पहले से कंपैरेटिवली? रेशो बिल्कुल कंट्रोल है। 2020 में हमारे पास जो केसेस 20s में थे जो रिपोर्ट हुए 22 या 24, फिर 2021 में हम 18 पे आ गए। लेकिन राइट नाउ अभी तक ही हम 2022 में अनफॉर्चुनेटली 18 का फिगर टच कर चुके हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो अगर अभी से ही हम इसको स्टॉप नहीं करने की कोशिश करते तो हमें, जैसे मैंने पहले कहा, कि हम फिर से उस वर्ज पे हैं कि शायद हम डिजीज़ को प्रमोट कर बैठें। अच्छा मेरुना, बात यह है कि लोगों को बार बार ये बताने की ज़रूरत है, जो वज़ीरिस्तान का जिसमें आपने किस्सा बयान किया, वहाँ पे 2 पुलिस वाले, 2 सिक्योरिटी एहलकार और एक जो इसकी माहिर थी लगाने के लिए गई थी, देने के लिए कतरे, पोलियो की वर्कर जो थी, क्या वर्कर थे, वो जान से गए अपने, और वहीं पे ये वाक़यात हुए और वहीं पे ये किस्से पाए जाते हैं कि जहाँ पे लोग शिकार होते हैं इसका। अब लोगों के अंदर ये मिथ पाई जाती है कि ये कोई ऐसा मर्ज़ है जिसकी दवा जब हम देंगे तो कोई और अमराज पैदा हो जाएंगे, इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी। इम्यूनिटी ख़त्म होगी तो नए अमराज जो हैं, मुदाफ़ियाती निज़ाम कमज़ोर पड़ जाएगा। या मजहबी तौर पे इसके ख़िलाफ़ ऐसी कैंपेन चलाई जाती है जो कहती है कि ये गैर इस्लामी है। तो इस हवाले से फरमाइए कि मतलब इतनी बार जो मजहबी उलमा है वो भी कह चुके हैं कि कोई ख़तरे की बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, कोई हराम चीज़ नहीं है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, तो इसको हम कितना ज़्यादा और सपोर्ट करें, कितना ज़्यादा और करें? सर, एज़ फार एज़ इम्यूनाइजेशन इज़ कंसर्न, अगर आप हमारा लिटरेचर जो MBBS से हमारा रिलेटेड है, आप अगर उसको स्टडी करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगी जिसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सर, हर्ड इम्यूनिटी ये होती है कि जब आप एक किसी बीमारी की वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस कराते हैं, वैक्सीनेशन अगर कुछ लोगों को भी लग रही है तो वो ऑटोमेटिकली उस पूरी कम्युनिटी को इम्यूनाइज कर देती है। एक सर्टन एज ग्रुप को भी वो सर्टन इम्यूनाइजेशन देने से वो पूरी की पूरी कम्युनिटी उस बीमारी से इम्यूनाइज हो जाती है। सेकेंडली सर, एज आई मैंशनड अर्लियर कि हमारे पास पोलियो का और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है इम्यूनाइजेशन के अलावा। इस्लाम किसी भी, कोई भी मज़हब, दुनिया का कोई भी मज़हब किसी भी तरह के ट्रीटमेंट को रिपेल या निगेट नहीं करता। हर मज़हब में हर तरह का ट्रीटमेंट जायज़ है। यहाँ तक कि इस्लाम में भी कुछ ऐसी ड्रग्स जो नॉर्मली अब्यूज़ में मेंशन होती हैं, हम एज़ थेरेपी यूज़ करते हैं। और उलमाए कराम के अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग वो सब हलाल हैं। मॉर्फिन है, ओपियम से डिराइव होती है, लेकिन कार्डियक पेशेंट्स को अगर हम मॉर्फिन नहीं देंगे तो हम उनका पेन कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। सो वहाँ पे वो, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और वो सारे उलमा से प्रूवन है। ठीक है सर, कोई भी दुनिया का रिलीजन ह्यूमैनिटी से डॉक्टर मेहरून, मैं वैसे जो चीज़ें जो है हम देखते हैं वज़ीरिस्तान के इलाके हैं या पेशावर से बाड़े के का जो इलाका है, वहाँ पे उमूमन इस किस्म की सोच पाई जाती है। और वहाँ पे जब हम ग्राउंड पे गए रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं तो हमने जब लोगों से बात करते हैं तो ज़ाहिर बात है उनकी डिबेट्स थोड़ी सी अलग भी होती है और कुछ चीज़ों पे वो बड़े अड़े रहते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि बच्चे जो है, जिसको बच्चे को ये क़तरे नहीं पिलाए और जब वो शिकार हो जाता है तो किन किन मसाइल को उस बच्चे को सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक्सप्लेन करें ताकि वालिदैन जो देख रहे हैं उनकी समझ में आए, जो नहीं लगाना, जो पोलियो के क़तरे नहीं पिलाना चाह रहे हैं अपने बच्चों को, कम से कम उनको समझ आ जाए कि भाई क्या होगा उनके बच्चों के साथ और उनके साथ क्या होगा। हरमीत, अगर आप हमारी बुक्स में, मैं बार बार लिटरेचर कोड इसलिए करती हूँ क्योंकि शायद हमें यहाँ पे लाके इसलिए बिठाया जाता है कि 100% ऑथेंटिक लिटरेचर को कोड किया जाए, स्टडी को कोड किया जाए जो वेरीफाइड है। अगर आप डिबिलिटेटिंग या डिसेबलिंग डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आपको हमेशा पोलियो टॉप ऑफ द लिस्ट मिलेगा। पोलियो हमें डिसेबलिंग कंडीशंस में टॉप ऑफ द लाइन है। इसका मतलब ये कि अगर किसी बच्चे को पोलियो हो गया तो वो थ्रू आउट हिज लाइफ एक डिसेबल्ड चाइल्ड का
कहलाएगा माजूर बच्चा सारी जिंदगी के लिए Exactly. होगा। वो सारी उम्र के लिए एक माजूर बच्चा है, उसको डिसेबल्ड में ही मेंशन किया जाएगा। डिसेबल्ड वो होता है जो नॉर्मल लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकता, उनके लिए हर जगह पे एक अलग ग्रुप बनाया जाता है, एक्सेसिबिलिटी बनाई जाती है कि वो एक नॉर्मल बंदे की तरह कभी बिहेव भी नहीं कर सकते और कभी एक नॉर्मल बंदे की तरह परफॉर्म भी नहीं कर सकते। फिर उसको आप क्योर नहीं कर सकते, आप सर्जरीज करके, क्रंचेस दे के, इस तरह के सपोर्टिंग एड्स दे के उसको सिर्फ थोड़ा सा लाइफ की तरफ मतलब जिंदा रहने के काबिल बना सकते हैं। इन शॉर्ट, आप उसको कभी भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह बिहेव करने के लिए एलिजिबल नहीं बना सकते। सेकेंडली, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस बात का, वो बच्चों के ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है। वो जब एक नॉर्मल बच्चों के साथ 10 बच्चों के नॉर्मल ग्रुप के अंदर जब एक डिसेबल्ड बच्चा बैठेगा, उस बच्चे के लिए सारी उम्र के लिए वो मॉकिंग, वो बातें उसकी नॉर्मल साइकोलॉजिकल एबिलिटीज़ को ज़रूर सप्रेस करेंगी। फिर उसके लिए साइकोथेरेपीज़ हैं, लेकिन आप जितनी भी उसके लिए कोशिश कर लें या जो भी कर लें, आप उस बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे जैसी लाइफ नहीं दे सकते। वो खेल नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता, वो बच्चों मतलब नॉर्मल एक्टिविटीज़ उसका फ्यूचर कोई नहीं है ना। सर, फ्यूचर भी ये कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्पॉन्सर करके फिर गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालनी पड़ती हैं, हमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स कि हम थोड़ा सा उसको लाइफ की तरफ लेके आ लेकिन सकें। फिर भी वो माजूरी ठीक नहीं हो सकती, वो कभी throughout the ठीक नहीं हो life। सकती, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं। उसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट है, आप अगर उस बच्चे की पूरी ज़िंदगी, उसकी साइको सोशल रिहेबिलिटेशन, उसकी फिज़िकल रिहेबिलिटेशन, इन हर चीज़ों, उसके ऑक्यूपेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारी इकोनॉमी जैसी है, ऑक्यूपेशन कितना इंपॉर्टेंट है शायद हम सब जानते हैं, किसी से बात छुपी हुई नहीं है। और उन सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए उस बच्चे का एक नॉर्मल इंडिविजुअल होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा टांगें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं उन्होंने ये बताएगा कि स्टडी इस हवाले से क्या कहती है, जेनेटिकली भी ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है या फिर ये ऐसे ही है कि एक बच्चा है या फिर पीछे फैमिली है या 4 फादर्स हैं, दे आर वेरी ओके और वो चीज़ें बिल्कुल ठीक है उनके पास में, लेकिन बच्चे को ये चीज़ डायग्नोस हो जाती है, क्या वक्त पर डायग्नोस होने या कतरे पिलाने से ही इसकी प्रिवेंशन पहले हो सकती है? मतलब किस तरह से हम इसे वक्त पर डायग्नोस कर सकते हैं, कैटर कर सकते हैं? अगर आप इसकी ट्रांसमिशन पढ़ेंगे तो इसकी ट्रांसमिशन में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कहीं भी नहीं है। इसकी ट्रांसमिशन सिर्फ अनहाइजीनिक कंडीशन से और वायरस के डायरेक्टली ट्रांसफर होने से होती है, पर्सन टू पर्सन। ठीक है। अगर आप इम्यूनाइजेशन का मतलब ये है कि अगर आपको कहीं से इन्फेक्शन आ गया तो आपकी बॉडी के अंदर उसको कम्पीट करने की कैपेबिलिटी है। इन्फेक्शन आपको बाहर से ही आएगा, फैमिली में रन करती है, कुछ भी है, उससे कोई फर्क नहीं उसे पड़ता। ट्रांसफर नहीं होता। जब एक ऐसी डिजीज जिसको आप सिर्फ चंद कतरों से प्रिवेंट कर सकते हैं, एक बच्चे की पूरी जिंदगी उन चंद कतरों के ऊपर डिपेंडेंट है, आई डोंट थिंक आप इतना बड़ा रिस्क। अच्छा, ये बताइए कि इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये बताइए कि कितनी दफ़ा ये कतरे पिलाने ज़रूरी है? क्या एक दफ़ा में काम हो जाता है, ये बार बार पिलाने? सर, जो हमारी EPI है वो प्रॉपर्ली हमने WHO के शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी जनरेट हुई है। उस EPI के अकॉर्डिंग 4 to 5 हमारे पोलियो की 4 कम अज़ कम है और 5 हैं जो हमारी डेफिनेटिव डोजेस हैं। ठीक है, यानी 5 मरतबा। जी बिल्कुल, 1 या 2 डोजेस से बच्चा प्रॉपर्ली इम्यूनाइज नहीं होता। नहीं होता। उसको सारी 5 इयर्स में हमारी सारी डोजेस कंप्लीट हो जाती हैं। मतलब हर साल, पहले साल से लेके 5वें साल हाँ तक। जी, हमारी सारी हर साल है या साल से कम मुद्दत है? सर, वो हमारा पूरा स्केड्यूल है, उसमें ऑन बर्थ है, उसमें 1 मंथ है, उसमें 6 मंथ्स हैं, फिर 18 एंड सो ऑन सो फोर्थ। और उस पूरे स्केड्यूल को अगर आप देखें तो सर उसमें OPV इंक्लूड करते हैं हम, ओरल पोलियो वैक्सीन, जो एक छोटे से कैप्सूल में आती है, और इट्स 3 to 4 ड्रॉप्स, जस्ट 3 to 4 ड्रॉप्स, एंड इट्स द होल लाइफ ऑफ अ चाइल्ड। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर ऐसी कोई हार्म या हराम चीज़ होती, आप देखना सऊदी अरब में सब लोग पीते हैं ये कतरे, मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, टर्की हमसे कई ज़्यादा मुस्लिम ममालिक में शुमार होता है, बांग्लादेश बहुत ज़्यादा इस्लामी है नज़रियाती तौर पे, वैसे भी हम जैसे ही हैं, तो जब वो करते हैं तो हमारे एतराज़ फिर क्या है? सर, बड़ी चीज़ें हैं, कुवैत, मिस्र, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक है जो कि पोलियो फ्री हैं आज। डॉक्टर मारूना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बांग्लादेश हमसे कई ज़्यादा हर चीज़ में वो अब बिल्कुल पोलियो फ्री है, वो इक़्तिसादी तौर पे भी आगे निकला। ये हमारे मुल्क को, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, उसे पोलियो फ्री बनाने के लिए एज ए इंडिविजुअल आपको अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना पड़ेगा, क्योंकि डिपार्टमेंट्स अपना काम बाखूबी कर रहे हैं। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। नवाज जी, ब्रेक के बाद पाकिस्तान के खूबसूरत मनाज़र को अगर देखा जाए तो वो इतने हसीन है कि उनका मुकाबला दुनिया के किसी भी खूबसूरत मंजर से किया जा सकता है। मैंने बहुत दुनिया फिरी है, स्विट्ज़रलैंड की वादियाँ भी देखी हैं, मॉन्ट ब्लांc जो उनका मशहूर पहाड़ी सिलसिला है उसके ऊपर स्कीइंग भी करके देखी है, लेकिन हकीकत ये है कि जो खूबसूरती हमें पाकिस्तान में नज़र आती है, मैं ख़ास तौर पर एक सड़क का जिक्र करूँ जो चतराल से
जाती है फंडर से होती हुई गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, उसके रास्ते पे जो मनाजिर आते हैं उनका बयान करना मुश्किल है। फंडर में मैंने एक दफ़ा एक रात गुजारी और वो रात जो है वो ऐसी हसीन थी, जब सुबह हम उठे हैं तो ऐसी प्याला नुमा वादी, ग्रीन रंग की लेक, ब्लू पानी, उसका सरसब्ज उसके पहाड़, तो उसको आदमी जो है ना वो भुला नहीं सकता। सिर्फ मसला ये है कि प्रॉपर लोग गाइड करने के लिए मौजूद नहीं होते। अब लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि मर्द ही नहीं ख़वातीन भी आगे आ रही हैं। मोमना हमारे साथ मौजूद है, ये और भी बताएंगी। टूरिस्ट गाइड हैं, लेके जाती हैं लोगों को, बताती हैं कौन कौन से इलाकों में ट्रैवल करना चाहिए। मोमना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस दफ़ा अगर प्लान करे समर में, आदमी कौन सी वादी सबसे ज़्यादा रिकमेंड करेगी आप? मैं कोई एक नाम नहीं लूँगी क्योंकि पाकिस्तान बहुत प्यारा है। ठीक है। मैं अभी खुद हुंदा से भी होके आई हूँ, स्कर्दू से भी होके आई हूँ, कश्मीर से भी। सवात थोड़ा सा इस टाइम पे गर्म है, बाकी सब जगहों पे हमें ठंड मिल रही है और हर जगह इक्वली प्यारी है। अच्छा। आई वुड ऑलवेज रिकमेंड पीपल कि वो खुद जाएं, देखें और डिसाइड करें कि उन्हें कौन सी जगह सबसे अच्छी लगी। अच्छा मोमिना, आप काम कर रही कंपनी के साथ भी, हैव टोल्ड बिफोर ना, तो फॉरेनर्स बहुत बड़ी तादाद में अब पाकिस्तान आना शुरू हो गए हैं। जब सियाहत हमने ट्रैवल किया है, टूरिज़्म से हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है, ज़र मुबादला कमाने की हम कोशिश में है, इस्तगदों में है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। कितनी बड़ी तादाद में वो टूरिस्ट आते हैं जो कि फॉरेनर्स होते हैं, उन्हें भी आप इस तरह से गाइड करती हैं? डेफिनेटली, और फॉरेनर्स अभी से नहीं आना शुरू है। फॉरेनर्स जो पुराना सिल्क रूट है ना, उस टाइम से आ रहे हैं और उनको ना यूनिक प्लान्स चाहिए होते हैं। लाइक हम लोग तो एक स्टिक प्लान के साथ रहते हैं ना, हमने हुंदा जाना तो हमने ये जगहें देखनी है, हमें फेमस जगहों का पता है। लेकिन अभी जब मैं एक फॉरेनर्स को लेके गई थी तो द ग्रुप ऑफ पीपल दे हैड द इंफॉर्मेशन बिफोर और उन्होंने मुझसे सब चीज़ें डिस्कस की और हम लोग मिना पिन भी गए फिर। ठीक है, मोस्टली लोग वहाँ नहीं जाते। ठीक है, फिर आगे हम लोगों ने पासुकोन्स पे स्टे किया, तो उन लोगों के स्टेज बहुत डिफरेंट होते हैं। उन लोगों की जो लाइक थिंकिंग है कि हमने पाकिस्तान को जिस तरह एक्सप्लोर करना है वो बहुत डिफरेंट है और सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि उनके पास बहुत डेज़ होते हैं, वो प्रॉपर एक हॉलीडे प्लान करके आते हैं कि हमने आना है और एक्सप्लोर करना है। पाकिस्तानियों के पास लाइक द डिफरेंट पीपल फ्रॉम सॉफ्टवेयर हाउसेज या गेमिंग जोन्स या यूनिवर्सिटीज़, उनके पास लिमिटेड टाइम होता है, छुट्टियाँ हैं, कम है, तो उस टाइम को थोड़ा मैनेज करना हमारे लिए भी होता है कि दे ऑलवेज गिव अस अ टारगेट कि वी हैव 5 to 6 days एंड वी हैव टू एक्सप्लोर दीज मच प्लेसेस, तो उनको हम थोड़ा सा। हाँ, लेकिन ये ब्रेक सर जो अंदर आया था, हमें फील दैट वो टेररिज्म के ज़माने से टूरिज़्म में हमने जो ट्रैवल किया है वो एक ऐसा बीच में पैच था कि चीज़ें इतनी कॉन्टीन्यूटी के साथ नहीं थी, लेकिन अब अलबत्ता काफ़ी बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। ये बताएगा कि टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि अगर फॉरेनर टूर्स करने के लिए लोग आते हैं तो वो उनके पास तो महीने होते हैं, टाइम होता है। पाकिस्तान के लोग जो हैं यहाँ के, उनको भी आप इस तरह से गाइड करती है कि अगर आपने कम वक्त में इन इलाकों में जाना है, हुंजा गिलगित, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम में किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं? उसके लिए वही अगेन टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इसके लिए हम लोग खुद साथ होते हैं। ठीक है, वी आर टेलिंग देम लाइक जब भी हम एक डिनर टेबल पे गैदर होते हैं, डिनर के बाद हम लोग एक मीटिंग करते हैं जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि अगर हम सुबह इतने बजे उठेंगे, इतने बजे ब्रेकफास्ट लेकर निकलेंगे तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स है, और अगर हम लेट हो जाएंगे तो हम किस किस जगह को उस तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो लॉट ऑफ पीपल दे अंडरस्टैंड द फैक्ट और वो हमारी बात को सुन के फॉलो करके जब निकलते हैं ना, वी एंजॉय अ लॉट। बल्कि समटाइम्स वी आल्सो हैव एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। जिस तरह once I had people from Karachi and we had to go to Sawat, Mangora side or we had to reach over there on time. ठीक है, before a day we were sitting together at dinner table and हम डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने मुझसे पूछा आपको कौन सी एक्टिविटी जो है बहुत अच्छी लगी ना जो आपने की। मैंने कहा यार मैंने पैराग्लाइडिंग की, इट वॉज अ सेपरेट फ्लाइट और मैंने जब माउंटेन से जंप किया तो इट गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि पहले मैं डर रही थी कि मैं जंप करके नीचे गिरूंगी या मैं फ्लाई कर पाऊंगी। दे सेड वी वांट टू डू इट, वी वांट टू ट्राई इट। आई टोल्ड देम ठीक है, ब्रेकफास्ट जल्दी बनवाना मेरी जिम्मेदारी है, लाइक आई वुड बी अरेंजिंग योर टेबल एट 5 o'clock बट आई नीड ऑल ऑफ यू एट 5:30 इन द कार। ठीक है, एंड दे ऑल डिड इट। सब गाड़ी में थे, उस पर बैठने पे जल्दी हमारा निकलने पे हम लोगों ने रात को ही बंदे को कॉल करके हायर कर लिया था। द इंस्ट्रक्टर वॉज देयर। ठीक है, एंड उन्होंने इतने अच्छे, मैंने जब भी पैराग्लाइडिंग किया उन्हीं से किया है, उन्होंने सबको बहुत अच्छा गाइड किया, ग्राउंड ट्रेनिंग दी और हम सब ने पैराग्लाइडिंग की। यू मैनेज्ड एवरीथिंग वेरी वेल। हरमीत भी हमारे साथ है और हरमीत का ताल्लुक भी ऐसे खूबसूरत इलाकों से है जहाँ पर वो खुद भी बड़ा एंजॉय करते हैं। हरमीत, आप क्या पूछना चाहते हैं? ऐसी कौन कौन सी जगह जहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं आपके एरिया में और कौन सी ऐसी जो अनटच हैं अभी तक? अच्छा, वैसे तो बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे इलाके। हमारे एरिया तो मैं आपको बताऊं कि बहुत ही खूबसूरत है, बुलंद बाला पहाड़ हैं, सरसब्ज, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है
रोड्स नहीं है, वहाँ जो टूरिस्ट आते हैं एक दफ़ा आते हैं, उनका दिल करे दोबारा है, लेकिन मसाइल उनको बहुत होते हैं। नमूना आपसे जानना चाहूँगा कि अब देखिए ना, महंगाई भी बहुत है, पेट्रोल की कीमत भी ज़्यादा है, लोगों का शौक भी है कि मेरी तरह के वो चाहते हैं कि घूमने फिरने जाएं, अब बजट भी कम है, तो कम बजट में कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वो जाके सैर सपाटा कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं मरी की बात करूँ, करीब सा है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ की प्राइस है वो 3 गुना आपसे वसूल की जाती है, अब भी ऐसा ही है। तो ऐसे कौन से इलाके हैं जहाँ पे आपको कम से कम आपके छोटे से पैकेज में भी आप जाके वो आप एंजॉय कर सकते हैं? First of all, I'll correct you. It's Momina, not Mehuna. मोमिना उन तक गलत लिखा हुआ है। Okay. And secondly, the thing would be that. अच्छा, sorry for that. No problem. The northern side जो है ना, उसमें it's about facilities. आप पूरी northern side को बहुत reasonable भी explore कर सकते हो। और अगर आप ऐसा हम लोग एक पैकेज देते हैं जिसमें हम 5 days हुंजा देते हैं, ठीक है, वो अभी पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज करने से पहले 18K का था, जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ थी। अब वही अगर आप बाय एयर की तरफ ले जाओ तो आपका लैक्स में भी जा सकता है। इट्स ऑलवेज अबाउट द होटल्स यू चूज़। वहाँ पे हर टाइप के होटल्स हैं, लाइक वी हैव स्टैंडर्ड, वी हैव डीलक्स, देन वी हैव लग्जरी। लग्जरी में अगर आप चले जाओ तो लक्सस आ जाता है हमारे पास, और भी डिफरेंट नेम्स हैं। तो जिस तरह आप अपने पैकेज को, फैसिलिटीज़ को इंक्रीज़ करते जाते हो, उतना एक्सपेंसिव होता जाता है। जितना आप उन्हें इकोनॉमिकल रखते हो तो वो उतना ही इजी टू गो होता है। अच्छा उन्हें ये बताएं, चलिए बहुत सारे नाम तो हमें फिंगर टिप्स पे याद है, अब्दुर्रऊफ सब, हुंजा, गिलगित, शांगला, इस तरह की चीज़ें ना, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप ने इन्वेंट की हैं? मतलब इन्वेंट से मुराद है कि बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर लोग अब ज़्यादा जाते हैं, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि अनटच भी हैं। तो आप ऐसे कौन से डिस्क्राइब करना चाहेंगे जहाँ लोग को अब जाना चाहिए, उनको भी एक्सप्लोर करना चाहिए? There are a lot of places, लेकिन ये the hiking is really tough. जिस तरह हमारी कंपनी ट्रैकअप को they went to दूधी परसर लेक, ठीक है, अभी लेटली वो गए थे, और उसमें they had I guess a very long hike. मून रेस्टोरेंट जो है उसके पीछे से उसका रास्ता निकलता है, और उस पर कुछ ऐसे ब्रिजेज हैं जो लाइक दे आर नॉट प्रॉपरली मेड, और उसमें आपको एक बास्केट में बैठना है, देन यू हैव टू क्रॉस द रिवर, और वो काफ़ी डिफिकल्ट था। लेकिन वी ऑलवेज प्लान, बिकॉज वी ऑल आर एजुकेटेड, तो हमें होता है एक तो हम नॉर्मल रूट यूज़ कर ही रहे हैं, साल में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर किसी ऐसे रूट पे हम जाते हैं। पहले हम खुद जाते हैं as the company people, as a bunch of people, footage transmission or something like, so that we can explore by ourselves, ताकि जब हम किसी को बताएं तो हमारे पास complete knowledge हो कि इधर जाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या requirements हैं, या environment कैसा होगा, मौसम। वैसे एक चीज़ है कि northern side का मौसम जो है ना बहुत unpredictable है। जिस तरह अभी आप जाते हो, sometimes lately मैं गई हुई थी हुंजाई, I guess it was the start of June, so we had snowfall at Babusar. Very less people expect Babusar to be snowfalled in June. Yeah. So it was really nice. People got really happy and excited कि यार हमें बर्फबारी देखने को मिल रही है, और like they were not expecting that in June. अच्छा मोमना, आप लेके जाती हो जब लोगों को, तो ये उनको बताती हो, चूँकि मेरा गिला जो है मैं बार बार उसका हर प्रोग्राम में जिक्र करता हूँ कि जब लोग जाते हैं गंद बहुत फैलाते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार हो? लोग जो हैं, बहुत सी ऐसी जगह हैं जिनके बारे में लोगों को बताया जा सकता है। अच्छा पॉइंट सर आपने रेज़ मैंने देखी हैं, लेकिन मैं वहाँ लोगों को बताता नहीं, उस डर से कि वहाँ लोग जाने लगे तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जिस तरह मैं ऐसी एग्जांपल दूंगी, अम्ब्रेला वाटरफॉल। बिफोर 2 years तो इट वाज अ रियली ब्यूटीफुल वाटरफॉल, ठीक है, वी यूज्ड टू गो, नीचे हाइक करके जाते थे, तो वो इतना मज़ा आता था। इवन अब जो हाइकिंग का जो पाथ है ना, वो भी बहुत ख़राब हो गया। आई वेंट लेटली, तो वहाँ पे लिटरली फलों के छिलके और लोगों ने बारबेक्यू किया है, और वो भी लाइक कोयले वहीं गिरे हुए हैं, और लकड़ियाँ बहुत अजीब तरीके से पड़ी हुई हैं, तो दे हैव डिस्ट्रॉयड इट। यू आर वेरी राइट, इसमें एजुकेट करना चाहिए हमें लोगों को। जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे उन्हें तो हम ये भी बोलते हैं कि आपने जो भी खाना है ना, इवन तो आपने अपनी कन्वेंस को भी गंदा नहीं करना है। जस्ट टेक सम शॉपिंग बैग्स, ठीक है, स्नैक्स के सारे रैपर्स उसमें रखें। इसके लिए मोटिवेट ऐसा करें, जब सब लोग ये चीज़ करते हैं एंड दे कीप द कार क्लीन और द बस क्लीन, ऑलवेज गिव देम अ रिवॉर्ड, क्लैप फॉर देम। मतलब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, उन्हें मोटिवेट करती हैं। जैसे आई वॉज ट्रैवलिंग विद सर्टेन किड्स, तो उनकी फैमिलीज थी, बच्चे थोड़ा गंद ज़्यादा फैलाते हैं। अच्छा, मुझे ऐसा, आप जो बातें कर रही हैं वो मैंने बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो कि भाई ये आपकी अपनी ज़ाती जिम्मेदारी है। सर एज ए इंडिविजुअल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना प्यारा मुल्क, उसके इतने प्यारे कुदरती मनाजिर, नॉर्दर्न एरियाज़, आप वहाँ जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, इंजॉय करते हैं, तो भाई उसकी हिफाजत आपका काम है। सारा ब्लेम गेम में ना पड़े कि कंसर्न डिपार्टमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट नहीं कर रहा, TDCP क्या कर रहा है, PTDC क्या कर रहा है। इनसे निकल के आपको कोशिश करनी है कि आपने साफ रखना है, ताकि दोबारा वहाँ जाएँ तो वही व्यू आपको दोबारा से मिले। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम। वाजिब के बाद साथ खालिद
हमारे साथ मौजूद हैं। मार्केटिंग करते हैं लेकिन उसके साथ एक्टिंग का भी शौक है और गाते भी हैं और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हैं आप इस वक्त। ये कैसे हो गए, मतलब सारा कुछ और इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली एक साथ? आई थिंक सबसे पहले बहुत आप लोगों को शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और इतने ज़बरदस्त एक मॉर्निंग शो के ऊपर, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म है मेरे ख्याल हर किसी के लिए। तो ये एक आई थिंक एक कोशिश की और लगन की बात होती है कि आप यहाँ पर अपनी जो आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हैं, उसको एक अच्छे तरीके से आप करें और फिर उसको परसू करें। और इसमें टाइम ज़रूर लगता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है इसमें अगर आप लगे हुए हैं अपने पैशन को लेकर, लेकिन इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद आप देखते हैं कि उसका रंग ज़रूर आपको उसकी ज़रूर फ्रूट ज़रूर मिलता है। अच्छा, कंसिस्टेंसी की आप बात कर रहे हैं कि मुस्तकिल मिजाजी के साथ आप ग्रेजुअली करते रहें, जो कि यंगस्टर्स नहीं करते, बीच में डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट इस तरह से है। अब अगर आप सिंगिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, या मार्केटिंग भी, आपने कहा कॉन्टेंट क्रिएटर के तौर पर भी काम करते रहे हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको क्या लगता है फ्यूचर किस चीज़ में है और आपका जॉनरा क्या है, किस चीज़ में एक्सपर्टीज़ आप मज़ीद पॉलिश करना चाहते हैं और कहाँ ज़्यादा काम करना चाहते हैं? अच्छा, मैं ये आपने सवाल बहुत ज़बरदस्त पूछा, क्योंकि आई थिंक एक जो चीज़ सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। ठीक है। आपका कोई भी शोबा हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आप परसू करना चाहते हैं, उसमें कंसिस्टेंट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो आपका किसी तरह की भी सिंगिंग हो या एक्टिंग हो, तो वो कंसिस्टेंसी उसके अंदर आती है। लेकिन मुझे पर्सनली एक्टिंग और सिंगिंग बहुत पसंद है, बस सिंगिंग बहुत भी पसंद है और उसके अलावा एक्टिंग में परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक मीडियम है और वो मुझे चांस देता है कि मैं अपने आप को एक एक्सप्रेस कर सकूँ। ठीक है, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त। मैं हाँ, मैं कुछ सुने आपसे पहले थोड़ा सा Express और फिर उसके ऊपर भी बात करेंगे। क्यों हरमीत, सुना जाए पहले कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ पाजी कुछ सुनाई दे। अच्छा, ये सॉन्ग मेरा अपना है, इसका नाम एहसास है और ये जो कंपोज किया था ये ज़रा थोड़ा सा क्योंकि मेरी इंस्पिरेशन बेसिकली वाइटल साइंस और पुराने जो पाकिस्तानी गाने थे उनको लेकर है, तो उसी तरह का ज़रा एक मेलो सा सॉफ्ट सा ट्रैक। ठीक है। फिर से खिलने लगा, मुस्कुराने लगा, दिल था जैसे कभी वैसे ही गाने लगा, घर की दीवार से कुछ गीत बहने लगे, खुश्क पेड़ों पे कुछ ख्वाब रहने लगे, फिर से मैं जीने लगा, तेरे साथ उड़ने लगा, तेरे नाम की डोर से जुड़ने लगा, कोई तो एहसास है, ये जन्मों की प्यास है, मैं दुनिया से क्यों डरूं, जो तू मेरे साथ है। हरमीत, बहुत आला जी। जी जबरदस्त जबरदस्त। साथ आप अगर आपने बात की है एक्टिंग के हवाले से, गुलकारी, दोनों बहुत, तीनों, बल्कि हर फील्ड बड़ी मुश्किल होती है जब आप उसमें काम करना, नाम बनाना चाहते हैं। लेकिन अदाकारी में अगर हम बात करें तो कौन सा ऐसा अदाकार है जो ज़्यादा आपके दिल के करीब है और आप सोचते हैं कि भाई इससे अगर मैं ज़्यादा कुछ सीख रहा हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि इस मुकाम तक पहुँचूँ, तो कौन सा ऐसे एक्टर से ज़्यादा आप वो है मुतासिर हैं? जी जी बिल्कुल। हरमीत, सबसे पहले तो आपको बहुत सलाम और मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं और जो भी है। लेकिन ये है कि आप एक्टिंग के हवाले से अगर आप मुझसे पूछा जाए तो मैं ज़रा थोड़ा सा एक पुराने जो हमारे एक्टर्स थे, जो सीनियर एक्टर्स थे, उनको फॉलो करता हूँ। लाइक मोइन अख्तर साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, जो उनकी डायलॉग डिलीवरी थी और जिस तरह से वो कैरेक्टर्स डिफरेंट प्ले करते थे। अच्छा। और वो मुझे बेहद बड़ा मुश्किल आपने चुना है। बिल्कुल, मैं यकीन जाने मुश्किल। सही बात है। हाफ प्लेट अगर आप करें, बेहतरीन है। फिर उनका आप पूरा जो भी कैरेक्टर्स उन्होंने डिफरेंट शोज पे अनवर मकसूद साहब के साथ प्ले किए हैं, उसका मुकाबला कोई नहीं। वो बाकायदा इंस्टीट्यूशन है मोइन अख्तर साहब, उससे फिरदौस जमाल साहब, उनका जो एक डायलॉग डिलीवरी, फिर राहत काज़मी साहब। मेरा ख्याल ये जितने भी हमारे पुराने एक्टर्स थे, मैं इनको ही देखता हूँ और इन्हीं को मैंने देखकर सीखा है। मेन चीज़ तलफ़ुज़ है आपका, और आपने डायलॉग डिलीवर कैसे करना है, हर वर्ड को डिफरेंट अंदाज से बोलना, जैसे ये बहुत एक
अच्छा, आजकल क्या होता है, मुझे लगता है ऐसा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप यूनिवर्सिटी की बात करें तो यूनिवर्सिटी में हर एक क्लास में 2-3 सिंगर होते हैं, जी जी, फोटोग्राफर्स भी होते हैं। अगर आप मार्केट की बात करें तो सोशल मीडिया पे यू आर द वन जो कोई भी गाना अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ रिकॉर्ड करके, अनप्लग्ड हो या प्लग्ड हो, आजकल चीज़ें पॉलिश बड़ी हो गई है, फिल्टर्ड बहुत ज़्यादा हो गई हैं। पहले आप गाते थे तो आपकी आवाज़ थी, अब बहुत सारी मिक्सर चीज़ें हो गई हैं, हम आसान हो गया ना चीज़ें बहुत ज़्यादा। तो मार्केट जब बहुत ज़्यादा टफ है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि अपनी जगह बनाने के लिए एक तो वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए, इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें इसको करके आप कम वक्त में अच्छा नाम कमा सकते हैं, अच्छा मुस्तकबिल बना सकते हैं? बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले एक वही चीज़ है कि आपका जो एक अंदाज़ है, सबसे पहले मुख्तलिफ हो। बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं, जो आप हैं। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि आप हैं क्या, आपके स्ट्रेंथ क्या है। उस चीज़ को आइडेंटिफाई करके अगर आप ठीक है, एक चीज़ आप एक पब्लिक में लेकर चल रहे हैं, एक जो एक पूरा हम जिसे कहते हैं कि भीड़ में एक चीज़ हम उसके साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, अल्टीमेटली आप उसमें यू विल गेट लॉस्ट इनटू दैट। लेकिन अगर आप अपना ही एक अंदाज होगा, अपना स्टाइल होगा, उसको लेकर चल रहे होंगे और अल्टीमेटली उसको फॉलो कर रहे होंगे। अब इसमें ये चीज़ है, फॉर इंस्टेंस सिंगिंग को मैं लेता हूँ, उसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा चीज़। आपने अपने आप को आइडेंटिफाई करना है कि आप किस तरह के सिंगर हैं, आपकी आवाज़ की टोन किस तरह की है, या पिच या फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं वो किस तरह की, उसके लिहाज से फिर अपने गाने खुद चूज़ करना और ख़ुद अपना मार्क बनाना। नया कोई गाने वाला जो लोग आना चाह रहे हों, उनको क्या मतलब आप मैसेज देंगे कि क्या किया जाए? जैसे आपने बार बार जोर दिया है प्रैक्टिस के ऊपर, इसी तरह मास्टर्स को सुनना, जो पुराने क्लासिकल सिंगर हैं उनको सुनना, या ट्रेनिंग भी साथ में कहीं से लेना, क्या मतलब होगा? जी बिल्कुल राउफ साहब, ये कि मैं खुद क्योंकि अभी इस फील्ड में आप कह लेंगे नया ही खुद आ रहा हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ, तो जितने हमारे देखिए मैं सबको सुनता हूँ, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से लेके रोशन आरा बेगम और मेहदी हसन खान साहब, जितने हमारे उस्ताद थे सबको, फिर हमारे जो प्लेबैक सिंगर से बड़े अहमद रुश्दी, अखलाक अहमद और ए नैयर साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरा ख्याल है कि वो जितने बड़े ज़बरदस्त एक प्लेबैक सिंगर थे हमारे, ये मुझे प्लेबैक सिंगिंग इसलिए मैं जिक्र करता हूँ, एक सिचुएशनल चीज़ होती है। तो जो आपकी फिल्म है बेसिकली उसके ऊपर आपके सिचुएशनल सॉन्ग्स बनते हैं और वही पिक्चराइज एक अच्छे तरीके से सिंगर उसको अपने जहन में लेकर कर सकता है, जो उनको अपने विजुअलाइज करता है, अपने जहन में कर सकता है। तो इसलिए जितने भी पुराने लोग हैं उनको सुन के फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। कोई गुनगुना दोगे कुछ और? कोई और मैं ए नैयर साहब का एक गाना है जी, मुझे बहुत पसंद है और आपने सुना भी होगा वो जी। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, है मिट ना सकेगा दिल से मेरे बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। करता रहूंगा याद तुझे मैं, यूं ही सुबह हो शाम, है मिट ना सकेगा मेरे दिल से बिना तेरा नाम, बिना तेरा नाम। महफिल में गाया हुई है ना, वो बीना आ गई और उसने कहा होगा कि मेरा नाम लेके क्यों बदनाम कर। नहीं, आप ये देखें रऊफ साहब के पुराने दौर में अगर हम देखें तो एक जो गाने की एसेंस होती थी जिसमें कॉम्पोजिशन और लिरिक्स, एक मीनिंगफुल लिरिक्स सिचुएशन के ऊपर, और ये कितने अरसे एवरग्रीन आप कह सकते हैं, उस तरह के गाने हैं जिसको हम अभी तक सुनते हैं और उनसे सीखते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? व्हाट यू वांट टू डू इन द फ्यूचर? फ्यूचर में डेफिनेटली मैं अपनी सिंगिंग को लेकर आगे चलना चाहता हूँ और इवन एक्टिंग को भी लेके आगे चलना चाहता हूँ। ये आगे किस्मत की लक की बात है कि इसको हम किस तरह, लेकिन मैं कौन सी साइड पे लेके चलती है वो वो एक बड़ी पॉजिटिव साइड पर लेके। इट्स ऑल्सो अ मोड ऑफ कैथारसिस फॉर मी कि आप देखें आजकल के दौर में स्ट्रेस होता है इंसान को, टेंशन होता है, तो उसको रिलीफ
करने के लिए भी यू नो आप इस तरह की अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं और अच्छा, परफॉर्मिंग मौसीकी के बारे में वैसे भी कहा जाता है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा होती है जी, और जी, आप जी। काफ़ी एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू सो मच साथ फॉर बीइंग हियर, Thank you गुड so टू much. सी यू। और साथ से मिलकर ये आप लोग को इस बात से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आपने कुछ भी करना है तो ये मत सोचे कि भेड़ चाल है सब कर रहे हैं तो हम कौन सा करेंगे, तो मुनफरिद करेंगे। जो आप करना चाहते हैं जस्ट गो फॉर इट, ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, सामने देखें, आपको आपकी मंजिल ज़रूर नजर आएगी। आज के प्रोग्राम से इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आप कल अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।